गाइस, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक, तो हम लोग डेफिनेशन वाइज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला डेफिनेशन है, परिभाषा है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया, नाम में ही लिखा हुआ है रासायनिक है और अभिक्रिया है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, मतलब 2 पदार्थ हो सकते हैं, 3 पदार्थ हो सकते हैं। अब वो पदार्थ क्या हो सकते हैं? गैस भी हो सकता है 2 गैस को मिलाया जाए, या 3 गैस को, या 2 सॉलिड को, सॉलिड मतलब ठोस को, या 2 जल मतलब लिक्विड को मिलाया जाए। मतलब 2 या 2 से अधिक किसी भी पदार्थ को मिलाने पर एक नया पदार्थ बन दे, एक नया पदार्थ या 2 नया पदार्थ बने। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके, मतलब एक दूसरे से रिएक्ट करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ या पदार्थों का निर्माण करते हैं। एक पदार्थ भी बन सकता है और कई सारे पदार्थ भी बन सकते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया रासायनिक अभिक्रिया? तो एग्जांपल से ये देखो क्लियर हो रहा है। मैग्नीशियम में ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम एक अलग तत्व है, ऑक्सीजन एक अलग तत्व है। मैग्नीशियम ठोस होता है, तो ठोस होता है तो उसके हम इधर ब्रैकेट में यहाँ पर हम सॉलिड लिख सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि हमें मैग्नीशियम ठोस है। ऑक्सीजन क्या होता है? गैस में होता है। तो जब मैग्नीशियम ठोस है और ऑक्सीजन गैस है और ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये नया पदार्थ है, इससे पता चल रहा है। ठीक, जो पदार्थ आपस में मिलते हैं या अभिक्रिया करते हैं उन्हें हम अभिकारक बोलते हैं, और जो पदार्थ नया बनता है उसे हम उत्पाद बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण। समीकरण, यहाँ पे अभिक्रिया था, यहाँ समीकरण। तो समीकरण क्या होगा? जो अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया को जिस रूप में, यानी जिस सूत्रों या प्रतीकों से दिखाया जाता है उसी को रासायनिक समीकरण बोलते हैं। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो उस अभिक्रिया को हम किसी सूत्र या प्रतीक से दर्शाएंगे, तो उस दर्शाने को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, यानी जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उसके प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शन, प्रतीक और सूत्र के माध्यम से उसको दिखाया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब इसमें देखो ये स्टार लगा है, ये बात ध्यान देना जरूरी है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग होता है, प्रयोग होने वाले पदार्थ हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभी ऊपर भी हम बताएं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, मतलब 2 या 2 से अधिक चीज़ मिल के एक नया चीज़ बना रहे हैं, तो उसमें जो चीज़ें मिल रही हैं एक दूसरे से उसे हम अभिकारक बोलते हैं। और जो चीज़ें नई बन रही हैं अभिक्रिया होने के बाद नया, उसे हम बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखो यहाँ ये CH4 को मीथेन बोलते हैं, और मीथेन क्या है? गैस है। ये गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट किया, यानी अभिक्रिया किया, यानी ये दोनों मिलके क्रिया किए, तो ये आपका पूरा क्या हो गया? अभिकारक। ये दोनों मिलके क्या बनाए? ये देखो ये निशान गर्म करने का है, डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं। ये चिन्ह बना, इसका मतलब ये दोनों क्या किए हैं? आपस में रिएक्शन किए हैं ताप पर, किसी ताप पर। ठीक है, तो क्या नया चीज़ बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यानी ये नया चीज़ है। और जल बना H2। और जल भी देखो यहाँ गैस लिखा है G, यानी ये जलवाष्प है, उड़ जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, और ये क्या हो गया? उत्पाद। तो आप समझ गए होंगे रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ नया पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया को दर्शाने वाले प्रतीक और सूत्रों को समीकरण बोलते हैं। उस समीकरण में जो पदार्थ क्रिया कर रहे हैं उन्हें अभिकारक बोलेंगे, और जो पदार्थ नया बन रहा है उसे उत्पाद बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण का महत्व।
यानी रासायनिक समीकरण समझ गए, वो सूत्र या प्रतीक जिससे हम अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। अब उसका महत्व यानी उसका उपयोग क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने से क्या फ़ायदा होता है। आप शॉर्टकट में समझ जाते हो कि हाँ ये मिला और ये बन गया, तो उसका फ़ायदा क्या क्या है। पहला, रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और उत्पादों की जानकारी मिलती है। ऑब्वियस सी बात है, जब वो लिखा होता है तो पता चलता है कि हाँ क्या क्या मिला और क्या बन गया, तो अभिकारक और उत्पाद की जानकारी मिल जाती है। इससे अणुओं की संख्या यानी कितने अणु, कौन सा जो है तत्व कितना यूज़ हुआ है, कितने अणु उसको यूज़ हुए हैं वो पता चल जाता है। और जब अणु पता चल जाएगी तो द्रव्यमान भी पता चल जाएगा, यानी अणुओं की संख्या और द्रव्यमान के अनुपात पता चल जाता है कि कितना द्रव्यमान और कितने अणु की यूज़ किया गया है कि वो बना है उत्पाद, ठीक है, उसकी जानकारी मिलती है। इससे अभिक्रिया की प्रकृति पता चल जाती है। प्रकृति का मतलब ये होता है कि अभिक्रिया किस तरीके से हुआ है या किन कंडीशंस में हुआ है, या अभिक्रिया होने के बाद क्या बना है, उसकी प्रकृति पता चल जाती है। ठोस है, द्रव है, गैस है, ये तो अभी बताया तो पता चल जाता है। तो ये इसका क्या है महत्व, इसका फ़ायदा है समीकरण लिखने से। रासायनिक समीकरण की सीमाएं, यानी सिर्फ फ़ायदा नहीं है, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। पहला लिमिटेशन है कि इससे अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलती। भौतिक अवस्था का मतलब ये है कि तो उसका ताप कितना था, उसका स्मेल कैसा था, देखने में कैसा था, ये भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब वो नेचर में किस प्रकार से वो एग्जिस्ट करता है, किस तरीके से वो एग्जिस्ट करता है, कैसा दिखता है, वो भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि उसमें खाली समीकरण लिखा होता है। तो आपको ये पता चलता है कि हाँ ये ठोस होगा, ये गैस होगा और ये मिल गया बन गया, लेकिन वो कैसा है, स्मेल है, कैसा देखने में है, ये नहीं पता चलता, ठीक है। इससे अभिक्रिया में संपन्न होने के लिए प्रयुक्त यानी अभिक्रिया को पूरा होने में जो ताप, दाब और उत्प्रेरक, ताप जानते ही हो, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, और उत्प्रेरक वो चीज़ होती है जिसको डालने से या जिसको मिलाने से, जैसे मान लो दो चीज़ हैं तो इन दोनों में क्रिया करवाना है तो हो नहीं रहा क्रिया, तो एक अलग से कोई चीज़ डालेंगे जिससे इन दोनों के अंदर एनर्जी आएगी और ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे और नया पदार्थ बनाएंगे, तो उसे हम उत्प्रेरक बोलते हैं। तो उसकी जानकारी नहीं मिलती, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, अलग से लिखना पड़ता है, तो उसकी जानकारी हमें समीकरण से नहीं मिलती है। थर्ड, अभिक्रिया के वेग। अब कितनी तेज अभिक्रिया हो रहा है आपको वो लिखा नहीं मिलता। पिछले दो समीकरण में देखो, पिछले दो उदाहरण में इसके पहले बताए थे, तो उसमें वेग पता चला था कि कितनी तेज कितनी धीमे हुआ था, नहीं पता चला। और अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय, जब वेग ही नहीं पता कि किस स्पीड से हो रहा है, तो समय कैसे पता चलेगा कि हाँ 1 घंटे में हुआ या 5 मिनट में हुआ या 1 सेकंड में हुआ, वो नहीं पता चलेगा। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। तो ये समीकरण के बारे में जान गए। अब हम लोग जानेंगे संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण जो दिया होता है उसमें इधर तत्व होते हैं और आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं अभिकारक, ठीक है। तो उसको क्या करना है कि उसमें अणुओं की संख्या जितनी इधर है लेफ्ट हैंड साइड में, उतनी ही राइट हैंड साइड में भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसे हमें बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितने अणु इधर लोगे, जितने तत्व लोगे, जितने एलिमेंट लोगे, उतने ही एलिमेंट बनेंगे ना, तो उसको बराबर करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम समीकरण लेते हैं। पहला है आपका मैग्नीशियम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाए तो क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो इसको हमें बैलेंस करना है, तो इसमें जो जो तत्व हैं उसको हम लिख लेंगे। सबसे पहले इसमें है Mg, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। अब चेक करेंगे, जिधर बराबर नहीं होगा उसको बराबर करेंगे। इधर मैग्नीशियम कितना है, 1 है, 1 मैग्नीशियम है, तो इधर कितना है मैग्नीशियम, इधर भी 1 ही है, ठीक है। दूसरा है क्लोरीन, इधर क्लोरीन 1 है, इधर क्लोरीन 2 है। यहाँ नीचे लिखे होने का मतलब लिखा है तो वो जिसके पास है उसी का होता है बस। अगर यही 2 यहाँ लिखा होता, सपोज ऐसे लिखा होता 2MgCl, ठीक है। वैसे MgCl कुछ तो होता नहीं है, लेकिन मान लो इधर ऐसा कुछ है, तो ये 2 जो है, 2 का मतलब यहाँ लिखने का मतलब ये है कि 2 ठो Mg भी है, 2 ठो Cl भी है, लेकिन ये 2 यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दिया,
तो इसका मतलब सिर्फ Cl 2 ठो है, Mg 2 ठो नहीं है, इसको समझना। तो यहाँ पे Cl 1 है और यहाँ पे Cl 2 है, तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ 2 नहीं लगा सकते, हमें जब भी कोई नंबर ऐड करना होगा या उसको डबल ट्रिपल या 4 गुना 5 गुना करना होगा तो हम उसके आगे करेंगे, नीचे कहीं नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कर दिए, ठीक। तो मैग्नीशियम तो पहले बराबर था, इसके बाद हम क्लोरीन को बराबर कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम हाइड्रोजन को चेक करेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे लगाने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है। तो हाइड्रोजन 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो यानी हाइड्रोजन भी बराबर है। तो एक बार हम चेक कर लिए, एक बार और चेक करेंगे लास्ट, क्योंकि इसको 2 बार चेक करना ज़रूरी है। अगर एक बार चेक करोगे और तुम सोचोगे सही है तो 10 में से 8 तो सही होगा, बट 2 ठो ऐसा हो जाएगा कि एक बार अगर आप लाइन से चेक करते जाओगे और जब फाइनल करोगे तो चेंज हो जाएगा। इसीलिए बाद में एक बार और चेक करना पड़ेगा। तो चेक कर लो, मैग्नीशियम क्लोरीन 2 और हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, यानी अब बैलेंस हो गया। जितने इधर अणु हैं उतने अणु उधर हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड है आपका यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों मिलके क्या बनाया, अमोनिया NH3। नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों गैस मिलके क्या बनाया, अमोनिया गैस बनाया। तो इसको बैलेंस करना है, तो जानते हो बहुत सिंपल है। इसमें 2 ही तत्व हैं, एक N है और एक H है। तो इसको लिख लिया। अब नाइट्रोजन यहाँ 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 1 ही है, तो इसको 2 करने के लिए आप यहाँ क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 नाइट्रोजन हो गया। अब बैलेंस हो गया, ठीक। हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, अब देखो ध्यान से समझना, नीचे यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो 3 ये हाइड्रोजन तो है, लेकिन साथ में यहाँ भी तो है। अभी हम यहाँ समझाए कि यहाँ पे अगर लिखा होता है तो ये सब के लिए होता है, तो यहाँ पे लिखा है तो ये सब नाइट्रोजन के लिए तो है ही, साथ में हाइड्रोजन के लिए भी है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, यानी 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको समझो। आगे लिखा है तो वो सबके लिए होता है, सबके लिए भी, हाइड्रोजन के लिए भी होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पहले से 3 है और 3 का दुगना कर दोगे कितना हो जाएगा, 6 ना हो जाएगा, सिंपल है। तो 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 6 लगा दोगे। 6 लगा दोगे तो फिर डबल हो जाएगा। यहाँ पे 6 करना है, 6 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन करने के लिए पहले से 2 है, तो 2 2 2 कितना लोगे कि 6 हो जाए, 3। तो 3 दूना 6, ठीक। एक बार और चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 दूना 6 है और यहाँ पे भी 3 दूना 6 है, तो बैलेंस हो गया। थर्ड देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड है, ऑक्सीजन से क्रिया किया, जल बनाया और सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। तो इसमें जितने तत्व है उसको लिख लेते हैं। सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जैसे लिखो, ठीक है। तो सल्फर की बात करें, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर कितना है, 1 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 और 1 3 है। अगर 3 है तो यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों को बैलेंस कैसे करोगे, ऑब्वियस सी बात है, दोनों तरफ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, बहुत ज़्यादा करोगे, यहाँ पे भी 2 लगाओगे, यहाँ पे भी 2 लगाओगे, मतलब इधर 3 है इधर 2 है, तो बराबर करने के लिए दोनों तरफ कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, इस तरह से। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो यहाँ पे अगर तुम 2 करते हो तो 2 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पे 2 4 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहाँ 2 करने से देखो एक गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ, आपने पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया, ओके कर दिया था हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, पहले था ऐसे, लेकिन जब यहाँ 2 लगाओगे तो ये भी तो 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन तो 2 होगा ही, लेकिन ये 4 हो जाएगा। तो इस 4 को करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब 2 का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे ये भी गड़बड़ हो गया। सल्फ़र जो है यहाँ पे 2 हो गया,
तो सल्फ़र 2 करने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, 2 करोगे। तो यहाँ पे कुल मिला के ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 4 2 6, 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 दूना 4 ऑक्सीजन यहाँ, तो 6 ऑक्सीजन हुए। और 6 करने के लिए यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। तो अब देखो बैलेंस करो, अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन को बैलेंस किए ना, 3 दूना 6 6। अब एक बार और करेंगे चेक। तो सल्फ़र यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी सल्फ़र 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 दूना 4 है, यहाँ पे भी 2 दूना 4 है। ऑक्सीजन यहाँ 3 दूना 6 है, यहाँ पे 2 प्लस 2 दूना 4 6। तो बैलेंस हो गया। ठीक है, ये थोड़ा देखो टफ था, इसीलिए इसको 2 बार बैलेंस करा जाता है कि एक बार में अगर कंप्लीट ना हो तो दूसरी बार चेक करो फाइनल। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ आपका क्या है, एल्युमिनियम CuCl2 एल्युमिनियम क्लोराइड बना। ठीक है, यही है। अब इसमें बैलेंस करेंगे। पहले एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया और क्लोरीन हो गया। तो बैलेंस करते हैं। एल्युमिनियम यहाँ कितना है, 1 है। यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 1 है, बैलेंस है। कॉपर की बात करें, यहाँ कॉपर 1 है, यहाँ पे कॉपर 1 है। यहाँ पे क्लोरीन की बात करें तो यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन 3 है। तो इसको बराबर करने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए अगर मान लो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, सपोज 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 या 6 होगा क्लोरीन और एल्युमिनियम 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। तो एल्युमिनियम को 2 करने के लिए यहाँ पर एल्युमिनियम को आप क्या करोगे, 2 करोगे। एल्युमिनियम भी बराबर होना चाहिए। तो अब क्लोरीन आपका कितना हो गया, 3 2 जा 6, 6 एल्युमिनियम हो गया, अरे क्लोरीन हो गया। तो 6 करने के लिए यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। समझ रहे हो ना 6 कैसे किए। अब सोचो यहाँ पे क्लोरीन 2 ही था, यहाँ पे क्लोरीन 3 था, तो 3 और 2 को बराबर कैसे करोगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 3 या 6, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया 3 2 या 6, यही ना करोगे। लेकिन उसके चक्कर में क्या हो रहा है, बाकी भी बिगड़ जा रहा है। तो बाकी यहाँ पे क्या बिगड़ा, यहाँ पे एल्युमिनियम बिगड़ा, तो एल्युमिनियम को यहाँ बैलेंस कर लिया। यहाँ पे क्या बिगड़ा, कॉपर बिगड़ा। कॉपर कितना हो गया, 3, तो यहाँ पे भी 3 कर लेंगे। तो इस तरह से बैलेंस हुआ। अब हम लोग लास्ट देखते हैं, एक बार और चेक करते हैं। एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ एल्युमिनियम 2 है। कॉपर की बात करें, यहाँ पे 3 कॉपर है। ठीक है, यहाँ पे भी 3 कॉपर है। क्लोरीन की बात करें तो 3 2 जा 6 और यहाँ पे भी 3 2 जा 6, बैलेंस हो गया। इसीलिए 2 बार इसको चेक करना ज़रूरी है, ध्यान रखना केयरफुल होके, यानी तुम्हें सिर्फ नंबर्स को बराबर करना है। ठीक है, 5th देखते हैं। 5th में है आपका HNO3 जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया किया और क्या बना है, कैल्शियम नाइट्रेट और जल। तो इसमें जो जो तत्व हैं वो लिख लेंगे। थोड़ा देखने में टफ लग रहा है लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका नाइट्रोजन है, देखो यहाँ पे NO3 जो है, NO3 ही बना है, NO3 टूटा नहीं है। और OH जो है आपका वो ब्रेक हो गया है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आपका ब्रेक हो गया है, आपका NO3 सेम है। तो आप NO3 को सेम रख सकते हो। ठीक है, तो NO3 या अलग अलग ही रखना चाहो तो अलग अलग भी रख लो, चाहे जैसे रखना चाहो। तत्व अलग अलग है तो आप अलग अलग लिख सकते हो। तो हम बात करते हैं पहले कैल्शियम की। कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और तो कोई तत्व दिख नहीं रहा। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कैल्शियम है। तो कैल्शियम यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पे भी कैल्शियम कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये बैलेंस है। उसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, अच्छा मैंने अभी तुम्हें बताया था कि जैसे MgCl2 है तो यहाँ जो नीचे 2 लिखा हुआ है, 2 ये Cl के लिए है, Mg के लिए नहीं है। ठीक है, ऐसा ही मैंने कहा था। लेकिन अगर कोई चीज़ ब्रैकेट में लिखा है और उसके नीचे कोई नंबर लिखा है तो उस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ रहेगा उस सब के लिए वो 2 या 3 जो है लागू होगा। जैसे कि यहाँ पर OH ब्रैकेट में है और 2 लिखा है, तो यानी ये 2 जो है मतलब 2 ऑक्सीजन भी है और 2 हाइड्रोजन भी है।
ठीक है, इस बात को कंफ्यूज मत होना। उसी तरह यहाँ पर देखो NO3 है, तो NO3 में नाइट्रोजन के लिए भी 2 है ये और ऑक्सीजन के लिए भी 2 है, लेकिन Ca के लिए नहीं होगा। ठीक, तो उसी हिसाब से हम नाइट्रोजन को कैलकुलेट करें तो यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 2 लगाओगे। ठीक, तो 2 लगाए तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। फिर हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 4 है। ठीक है, तो यानी 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, जिसको 4 करने के लिए आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो हाइड्रोजन में बैलेंस हो गया। अब लास्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ देखो ये 3 और साइड में 2 है, तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे देखो 2, तो 6 2 8 ऑक्सीजन है इधर के साइड। इधर देखो 3 2 जा 6, 3 इसके लिए है सिर्फ, और ये 2 इसके लिए दोनों के लिए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो 3 2 जा 6, तो यानी 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 8, यानी ये अपने आप बैलेंस हो गया। एक बार और चेक कर लेते हैं। कैल्शियम जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। नाइट्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 4 है, यहाँ पे 2 2 जा 4। ऑक्सीजन की बात करें 3 2 जा 6 और 2 8 है, यहाँ पे भी 3 2 जा 6 और 2 8 है। तो इस तरह से बैलेंस करना है, 2 बार बैलेंस करना, चेक करना जरूरी है। एक बार इधर टिक करोगे, एक बार इधर टिक करो, इस तरह से बैलेंस। नेक्स्ट इस तरीके से भी आता है, डायरेक्ट समीकरण नहीं लिखा होगा, वर्डिंग में लिखा होगा, शब्दों में लिखा होगा, पहले उसको समीकरण में लिखना होगा, फिर उसको बैलेंस करना होगा, संतुलित करना होगा। ठीक है, तो इस तरह के लिए क्या करना होगा, 9th में पढ़े हो मॉलिक्यूल के जो नाम होते हैं वो आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और नाम से नहीं याद है, जो नाम बोल रहा है उसकी संयोजकता से आप उसके मॉलिक्यूल को बना सकते हो। 9 में सिखाया गया, अगर नहीं आता है तो 9th के वीडियो में सीख लेना। ठीक है, यहाँ पे जिंक बोला है पहला, तो जिंक तो जानते ही हो, जिंक सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और जिंक नाइट्रेट बना रहा है, तो ZnNO3 का ट्वाइस, क्योंकि जिंक का जो संयोजकता होता है 2 और सिल्वर यानी Ag अलग हो गया। तो अब इसको बैलेंस करना है। ठीक है, लिख लोगे तो बैलेंस करना, अभी इसके पहले सिखाया गया है, बड़ा आसान है। Zn है, Ag है, और देखो ध्यान से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे यहाँ पर है वैसे ही इधर है, मतलब वो अलग अलग नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप NO3 को एक साथ ले सकते हो, तो NO3, तो देखो यहाँ पे Zn 1 है, यहाँ पे Zn 1 है, तो जिंक 1 हो गया, यहाँ पे सिल्वर 1 है, यहाँ पे सिल्वर 1 है, यहाँ पे NO3 पूरे NO3 की बात हो रही है, सिर्फ O की नहीं बात हो रही है, NO3, तो यहाँ पे NO3 पूरा 1 है, पूरा मिला के 1, यहाँ पे NO3 पूरा मिला के 2 है, यहाँ पे NO3 पूरा मिला के कितना है 2, तो यहाँ पे 2 करने के लिए आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके बैलेंस होगा। ठीक है, और Ag जो है उसके चक्कर में डबल हो गया, यानी सिल्वर जो है डबल हो गया इसको बैलेंस करने के चक्कर में, तो ये डबल हो गया, तो इसको डबल कर लो यहाँ पर। अब देख लो जिंक जो है बैलेंस है, सिल्वर जो है आपका 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और NO3 पूरा यहाँ पे NO3 पूरा 2 है, क्योंकि ये 2 सबके लिए है, तो NO3 के लिए भी होगा, और यहाँ NO3 के लिए 2 है, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी इसी तरीके से है, यहाँ पे लिखा है पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड आप जानते हो KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, दोनों की संयोजकता सेम होती है। बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम की संयोजकता होती है 2। ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड तो K और I हो गया, और बेरियम ब्रोमाइड, तो बेरियम ब्रोमाइड की बात करें तो BaBr2, तो इस तरह से लिख लोगे। अब बैलेंस करना है, बहुत आसान है। बैलेंस करने के लिए क्या करते हो, K है, Br है, Ba है और I है, तो इसको बैलेंस कर लो। पोटेशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, बैलेंस। Br यहाँ पर, ब्रोमाइड यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, दिख रहा है 2 है,
तो यहाँ पे 2 करने के लिए 2 लगा दिए, तो ये बैलेंस हो गया बी आर आपका। बेरियम की बात करें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बेरियम भी 1 है, तो बैलेंस है। आयोडाइड यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आयोडाइड कितना है 2 है, तो 2 करने के लिए यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बैलेंस हो गया। आप एक बार और चेक कर लो, पोटेशियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पोटेशियम 2 है, बेरियम यहाँ पे 2 है, सॉरी ब्रोमीन, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बैलेंस है। और आयोडीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे, तो इस तरह से बैलेंस करना है। तो आज के टॉपिक में आज जितना मैंने बताया इस वीडियो में, उसको आप फेयर में लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और संतुलित करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको भी प्रैक्टिस करो, ना आए उसको कमेंट में बताओ। और इस वीडियो में जो चीज़ समझ में नहीं आ रही हो या नहीं आई हो उसको भी कमेंट में बताओ, ठीक है। जो चीज़ क्लियर ना हुआ, अगर वीडियो समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों से शेयर करो यार, ठीक है, शेयर करो और अपने क्लासमेट्स को दो, उनको दिखाओ, क्योंकि लॉकडाउन में कहीं तो जाना नहीं है, तो इस वीडियो से ही पढ़ो। बाकी और भी वीडियोस आएंगी मैथ और साइंस की, ठीक है, इंग्लिश की भी आएगी, तो वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करो, जितना जल्दी शेयर करोगे अच्छा रहेगा, समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।